हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सरफेस केमिस्ट्री का नया लेक्चर। और इस लेक्चर में बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक जिससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, और वो है कोलॉइड। कोलॉइड के बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे, क्या होता है, किस तरीके के दिखाई देते हैं। चलिए तो सबसे पहले आते हैं इसके डेफिनेशन पे। तो देख सकते हो आप, कोलॉइड एक विषमांगी तंत्र है। विषमांगी तंत्र का मतलब होता है बेटा ऐसा तंत्र जिसमें अवयवी कण एक दूसरे में घुलते नहीं है, नहीं घुलने वाला ऐसा तंत्र जिसमें अवयवी कण एक दूसरे में घुलते नहीं। जैसे कि शक्कर को पानी में डालते हो, शक्कर को पानी में डालते हो तो शक्कर पानी के अंदर घुल जाती है ना, लेकिन यहाँ पे ये एक दूसरे में घुलते नहीं। तो शक्कर विलय है, विलय पानी में वहां पे घुल जाता है, लेकिन यहाँ पे भैया ऐसा नहीं होता, ये नहीं घुलने वाला है। जिसमें एक पदार्थ बहुत बारीक कणों के रूप में परिक्षिप्त प्रावस्था, दूसरे पदार्थ में परिक्षिप्त रहता है, जिसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। तो देखो भैया ऐसा है, ऐसा कुछ है कि भैया जो भी कोलॉइड होते हैं ना, तो कोलॉइडों के अंदर जो कण किसी माध्यम में, एक माध्यम होता है, चलो यहाँ पे पहले एक एक करके चीजों को बताता हूं, ठीक है। तो कोलॉइड के अंदर क्या होता है, एक तो माध्यम का काम करता है, इस माध्यम को हम बोलते हैं परिक्षिप्त माध्यम, इसको हम बोलते हैं परिक्षिप्त माध्यम। और इस माध्यम के अंदर जो कण डूबे हुए, जो बारीक कण इसमें डूबे हुए, देखो लिखा हुआ है बहुत बारीक कण जो होते हैं वो दूसरे माध्यम में डूबे होते हैं। जो माध्यम होता है उसको बोलते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, और जो कण डूबे हुए हैं उसको हम बोलते हैं परिक्षिप्त माध्यम, परिक्षिप्त प्रावस्था। जो कण डूबे हुए हैं उसको हम बोलते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। ऐसे समझो कि शक्कर को पानी में घोलते हो तो शक्कर होता है विलेय और पानी है आपका विलायक। तो किसी विलयन के अंदर एक विलेय होता है, एक विलायक होता है। तो इसको ऐसे समझो, जिस प्रकार विलयन होता है, विलयन में एक विलेय होता है और दूसरा क्या होता है, विलायक होता है। विलयन दो भागों से मिलकर बना है, विलेय प्लस विलायक। उसी प्रकार से कोलॉइड की बात करें तो कोलॉइड जो है ये भी दो भागों से मिलकर बना। कोलॉइड के जो विलेय होते हैं इनको बोलते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, और दूसरा होता है परिक्षिप्त माध्यम। तो कोलॉइड भी दो भागों से मिलकर बना होता है। जैसे विलयन में विलेय होता है वैसे ही कोलॉइड के अंदर परिक्षिप्त प्रावस्था होती है। जैसे कि पानी के अंदर आप शक्कर घोल दो, तो जो वैल्यू शक्कर की पानी में है वही वैल्यू कोलॉइड के अंदर परिक्षिप्त प्रावस्था की है। और पानी में आपने शक्कर घोली, पानी को विलायक बोलते हो, यहाँ पे विलायक को क्या बोलते हो, माध्यम बोलते हो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। परिक्षेपण माध्यम ये लिखा है ना, परिक्षेपित माध्यम। परिक्षेपित माध्यम मतलब जिसमें छोटे बारीक कण डूबे हुए थे। ठीक है, विलयन और कोलॉइड में अनिवार्य अंतर जो है वो कण के माप के आधार पर होता है। विलयन के अंदर और कोलॉइड के अंदर जो अंतर है, अब आप बोलोगे सर विलयन और कोलॉइड में क्या डिफरेंस है। आप बोलेंगे कि विलयन और कोलॉइड में क्या डिफरेंस है। विलयन और कोलॉइड में डिफरेंस होता है कणों के आकार के आधार पर। यहाँ पे कणों का आकार जो होता है ना बेटा, ये 10 की घात -9 मीटर से छोटा होता है। यहाँ पे कणों का आकार 10 की घात -9 मीटर से छोटा होता है, और यहाँ पे कणों का आकार जो होता है ना, ये 10 की घात -6 मीटर से 10 की घात -9 मीटर तक होता है। इसका मतलब कोलॉइड के जो कण होते हैं वो थोड़े बड़े आकार के होते हैं, और विलयन के जो कण होते हैं वो थोड़े छोटे आकार के होते हैं। तो कोलॉइड और विलयन में मुख्य अंतर क्या है, विलयन के कण जो होते हैं वो 10 की घात -9 मीटर से छोटे होते हैं, लिखा ना। विलयन का कोलॉइड में अनिवार्य अंतर क्या है, कण के माप के आधार पर। इसमें कणों का आकार 10 की घात -6 -9 मीटर से छोटा, और उसमें कणों का आकार 10 की घात -6 से 10 की घात -9 मीटर तक होता है। ठीक है, विलयन में अवयवी कण जो होते हैं, आयन जो होते हैं, छोटे होते हैं, लिखा ना मैंने क्या लिखा, विलयन में ये बहुत छोटे होते हैं। विलयन के कण जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, विलयन में कण बहुत छोटे होते हैं। जबकि कोलॉइड में परिक्षिप्त प्रावस्था में कण एक वृहद अणु, बड़े अणु होते हैं। बड़े अणु कैसे, प्रोटीन संश्लेषित बहुलक बड़े अणु होते हैं। तो यहाँ पे ये कण कौन से हैं, छोटा। तो यहाँ पे कण होते हैं छोटे, और यहाँ पे कण होता है बड़ा। यहाँ पे तुलनात्मक रूप से बड़ा है, यहाँ तुलनात्मक रूप से छोटा है। तो यहाँ पे प्रोटीन संश्लेषित बहुलक या कई परमाणु या आयनों का संकलन, बड़े कण होते हैं। कोलॉइड के कण जो होते हैं वो सामान्य अणुओं से बड़े होते हैं। तो भैया ये जो कण है इनकी तुलना में बड़े होते हैं कण, परंतु निलंबन में रहने योग्य कणों से छोटे होते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहूंगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, चलो वो क्या है, ठीक है, हम यहाँ पे इसको बनाएंगे। ठीक है, अभी तीनों में अंतर आपको क्लियर हो जाएगा, अभी और बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगा, अभी आपको और भी बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। देखो हमारे पास तीन प्रकार के मिश्रण है, हमारे पास तीन प्रकार के मिश्रण है। एक होता है आपका विलयन, एक होता है आपका विलयन, एक होता है आपका कोलॉइड, और एक होता है भैया आपका निलंबन। क्या होता है भैया, निलंबन, बहुत बढ़िया, निलंबन। चलो हमारे पास तीन प्रकार के मिश्रण है यहाँ पे, विलयन, कोलॉइड और निलंबन। अभी ये वाली जो जितनी भी यहाँ पे लाइनें लिखी हुई ना, सब समझ में आएगा। देखो विलयन, कोलॉइड और निलंबन, इन तीनों में जो अंतर होता है वो कणों के आधार पर, आकार के आधार पर होता है, कणों के परिमाप के आधार पर होता है। इन तीनों में अंतर जो होता है वो कणों के परिमाप के आधार पर, आकार के आधार पर। देखो इसमें कणों का आकार जो होता है वो 10 की घात -9 मीटर से छोटा होता है, इसमें 10 की घात -9 मीटर से छोटा होता है। इसमें कणों का आकार जो होता है वो 10 की घात -6 मीटर से बड़ा होता है। इसमें कण क्या होते हैं, इसमें कण बड़े होते हैं। इसमें निलंबन में कण जो होते हैं 10 की घात -6 मीटर से बड़े आकार के कण होते हैं। यहाँ पे कणों का आकार क्या होता है भैया, बड़ा होता है, यहाँ पे कण बड़े होते हैं। इससे छोटे कण कहाँ पे होते हैं, यहाँ पे। इससे छोटे कण मतलब यहाँ पे कणों का आकार होता है 10 की घात -6 मीटर, यहाँ से लेकर के 10 की घात -9 मीटर तक, इस सीमा के अंदर होता है। तो यहाँ कणों का आकार 10 की घात -9 मीटर से छोटा, यहाँ पे कणों का आकार 10 की घात -6 मीटर से बड़ा, और यहाँ पे कणों का आकार 10 की घात -6 से 10 की घात -9 मीटर के बीच में। तो जब भी कणों का आकार इतना छोटा होना, 10 की घात -9 मीटर से छोटा, तो विलयन। जब कणों का आकार 10 की घात -6 मीटर से बड़ा तो निलंबन, और जब इन दोनों के बीच में हो तो इसको बोलते हैं कोलॉइड। क्या बोलते हैं, कोलॉइड। बस यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, देखो क्या लिखी हुई है, निलंबन की तुलना में कोलॉइड के कण क्या होते हैं, छोटे। निलंबन का कण जो होता है वो बड़ा होता है, और इसकी तुलना में कोलॉइड के कण
छोटे होते हैं, लेकिन विलियन की तुलना में ये क्या है, बड़ा। विलियन जो है उसमें कण छोटा है, 10 की माइनस नंबर, इसकी तुलना में बड़ा होता है। मतलब कि कोलोइड में कणों का आकार विलियन और निलंबन के बीच का होता है। बात क्लियर? चलिए अब क्या लिखा देखो, इनके कणों का व्यास 1 से 1000 नैनोमीटर, 10 की घात -9 से 10 की घात -6 मीटर के बीच का होता है। तो ये तीनों में अंतर है, ये हमको ध्यान रखना है। क्लियर? तो मेरे ख्याल से आपको अंतर क्लियर हो गया होगा। जैसे विलियन के अंदर विलेय प्लस विलायक होते हैं, वैसे ही कोलोइड के अंदर जो विलेय है उसको बोलते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, और जो विलायक है कोलोइड का उसको बोलते हैं परिक्षिप्त माध्यम। क्या बोलते हैं? परिक्षिप्त माध्यम। चलो अब भैया कोलोइड का वर्गीकरण करना है। कोलोइड का जो वर्गीकरण है वो अलग अलग आधार पर हम कर सकते हैं। कोलोइड का सबसे पहला वर्गीकरण है वो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर। मतलब कि हम सबसे पहले कोलोइड को इस आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं कि परिक्षिप्त प्रावस्था गैस है, ठोस है या द्रव है। परिक्षेपण माध्यम गैस है, ठोस है या द्रव है। भौतिक अवस्था क्या है? परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था क्या है? उस भौतिक अवस्था के आधार पर हम सबसे पहले क्या करते हैं? वर्गीकृत। जैसे कि यहाँ देखो, भौतिक अवस्था के आधार पर ये देखिए, भौतिक अवस्था के आधार पर परिक्षिप्त प्रावस्था की भौतिक अवस्था, माध्यम की भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्थाएं जब बदलेंगी तो कोलोइड भी बदल जाएंगे। जैसे कि मान लो परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस अवस्था में और परिक्षेपण माध्यम भी ठोस अवस्था में, ये भी ठोस ये भी ठोस, तो ऐसे कोलोइड को हम क्या बोलते हैं? ठोस सोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठोस सोल बोलते हैं। और इस ठोस सोल का एग्जांपल क्या है? रंगीन कांच। आपने देखा होगा कांच कैसे बनता है, तो आपको पता होगा कांच के अंदर आपने कई प्रकार के धातुओं के आयन देखेंगे। रंगीन आयन, धातु भी ठोस है, धातु ठोस, धातु जो है वो ठोस, रंगीन कांच, पत्थर ये भी ठोस, ठोस को ठोस में मिलाकर के बना हुआ कोलोइड। दूसरा यहाँ पे ठोस का द्रव में कोलोइड, ठोस को द्रव में मिलाते हो तो इससे बनता है सोल। क्या बनता है? सोल बनता है। अब सोल का एग्जांपल क्या है? पेंट। हमारे घरों पर दीवारों पर करने वाला जो पेंट है, हमारे घरों की दीवार पर जो हम पेंट करते हैं, दीवारों पर पेंट करते हैं, दरवाजों पर पेंट करते हैं वो, और कोशिका का तरल, ये दोनों ही एग्जांपल है सोल के। एक होता है भैया एरोसोल। एरोसोल का मतलब है ठोस को ही गैस में डाल दिया, उससे बनने वाला कोलोइड। इसका एग्जांपल क्या है? धूल या धुआं। आप देखिए वातावरण के अंदर क्या हो रहा है भैया, जितने भी ठोस कण हैं वो गैस के अंदर क्या है? डूबे हुए। तो वातावरण के अंदर जितने भी प्रदूषित कण हैं, धूल वगैरह के कण हैं, ये धूल वगैरह के कण गैस में डूबे होते हैं, एरोसोल। तो धूल या धुआं। एक होता है पनीर या जेली। पनीर देखा आप लोगों ने, खाया भी है, जेली भी आपको बताइए, इसको हम बोलते हैं जेल प्रकार का कोलोइड। इसमें क्या होता है भैया? द्रव जो होता है वो ठोस के अंदर डूबा रहता है। तो ये भैया अलग अलग प्रकार है। जेल हो गया, इमल्शन। इमल्शन क्या होता है? द्रव का द्रव में कोलोइड। एरोसोल क्या होता है? द्रव का गैस में कोलोइड। गैस और ठोस इन दोनों कोलोइड ठोस हो जाएगा, और फोम जो है उसको गैस द्रव में कोलोइड, ये हो जाएगा आपका फोम। तो ये कुछ कोलोइड के प्रकार हैं जो कि आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर? ये सारे के सारे टाइप आपको बताना चाहिए। मान लो आपको एग्जाम पूछा जाए इमल्शन क्या होता है? द्रव का द्रव में कोलोइड। मैंने बोला एरोसोल क्या होता है, तो ये एरोसोल ये भी एरोसोल ये भी एरोसोल है। एरोसोल का मतलब ठोस को गैस में मिला तब भी एरोसोल, और द्रव को गैस में डाल दो तब भी एरोसोल। ठोस सोल क्या होता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, गैस को ठोस में डाल दो ठोस सोल, और गैस को अगर द्रव में डाल दो तो इसको हम क्या बोलते हैं? फोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोम। एरोसोल का एग्जांपल कौन सा है? धुंध, कोहरा, बादल, कीटनाशक स्प्रे। बादल जो है किसका एग्जांपल है? एरोसोल का एग्जांपल। ठोस सोल का एग्जांपल कौन सा? प्यूमिस, पत्थर, फोम, रबर, ये सब ठोस सोल के। फोम फोम क्या होता है? फेटी गई क्रीम, साबुन के जाग। साबुन के जाग भी कोलोइड है, फेटी गई क्रीम भी कोलोइड है। किस प्रकार के कोलोइड? फोम। तो ये ध्यान रखना, तो ये हमको टेबल याद होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं अगली कैटेगरी पे। तो परिक्षेपण भौतिक प्रावस्था के आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर पहला वर्गीकरण। दूसरा वर्गीकरण जो है वो परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के मध्य अन्योन्य क्रिया, इंटरेक्शन, आकर्षण क्या है इनके बीच, उसके आधार पर प्रकृति। परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के बीच में अन्योन्य क्रिया, उसके आधार पर वर्गीकरण। तो ये दूसरा वर्गीकरण क्या है? परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण, परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के बीच अन्योन्य क्रिया के आधार पर, अन्योन्य क्रिया के आधार पर वर्गीकरण। अब इन दोनों के बीच में अन्योन्य क्रिया मतलब कि परिक्षेपण माध्यम और परिक्षिप्त प्रावस्था, इन दोनों में कितना लगाव है, ये दोनों एक दूसरे को कितना पसंद करते हैं, क्या ये एक दूसरे के साथ में रहना चाहते हैं या ये एक दूसरे के साथ में रहना नहीं चाहते, ये एक दूसरे से कितना लगाव रखते हैं, इन दोनों के बीच में एक दूसरे के साथ में क्या अफेक्शन है, कितना प्यार है, ये सब जानना है। इस आधार पर अगर वर्गीकरण करना है तो इस आधार पर वर्गीकरण कौन सा हो जाएगा? अन्योन्य क्रिया के आधार पर वर्गीकरण। तो परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में किस प्रकार की अन्योन्य क्रिया है, कितना प्यार करते हैं, वो एक दूसरे कोलोइड को बताया गया। तो द्रव रागी सोल वो है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम दोनों के बीच में बहुत ज्यादा लगाव होता है, बहुत ही प्यार होता है। बात समझो? और द्रव विरागी सोल वो है जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में अन्योन्य क्रिया या आकर्षण बल बहुत ही कमजोर होता है। तो इसमें द्रव विरागी, विरागी का मतलब होता है प्रतिकर्षण, विरागी का मतलब तो भैया ऐसे कोलोइड जिनमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में आकर्षण बहुत कम होता है। और द्रव रागी, दूसरा द्रव रागी, द्रव रागी, रागी का मतलब जो है पसंद करना, आकर्षण। तो अगर परिक्षिप्त प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के बीच में आकर्षण ज्यादा है द्रव रागी, और परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के बीच में आकर्षण कम है तो द्रव विरागी। बात क्लियर? चलो अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यदि विलायक यदि परिक्षेपण माध्यम जल हो तो यहाँ पर शब्द हो जाएगा जल विरागी, और अगर परिक्षिप्त माध्यम जल है तो यहाँ पर शब्द हो जाएगा जल रागी। तो द्रव रागी को आप जल रागी भी बोल सकते हो, द्रव विरागी को आप जल विरागी भी बोल सकते हो, जब परिक्षिप्त माध्यम क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। तो अगर परिक्षेपण माध्यम आपने जल का इस्तेमाल कर रखा है तो द्रव विरागी को जल विरागी नाम दे दो और द्रव रागी को जल रागी नाम दे दो। तो बस इन्हीं के बारे में हमको डिटेल में पढ़ना। तो सबसे पहला हमको पढ़ना है द्रव रागी कोलोइड। क्या भैया? द्रव रागी कोलोइड। द्रव रागी का मतलब है द्रव से स्नेह करने वाला,
द्रव रागी का मतलब क्या है? द्रव से स्नेह करने वाला, जो द्रव से प्यार करे। मतलब कि यहाँ पर परिक्षिप्त प्रावस्था, परिक्षेपण माध्यम, दोनों के बीच में क्या होता है? बहुत स्नेह होता है, प्रेम होता है। भैया इन दोनों के बीच में क्या होता है? बहुत ज्यादा अफेक्शन। बात समझ में? ऐसे कौन से जिलेटिन, स्टार्च, रबर, जिलेटिन, स्टार्च, रबर सारे इसमें आते हैं। जैसे पदार्थों को उचित द्रव में मिलाने पर सीधे ही प्राप्त होने वाले कोलोइड द्रव रागी कोलोइड कहलाते हैं। मतलब कि ये कोलोइड ऐसे है ना जिसमें परिक्षेप्त प्रावस्था को जैसे ही आप परिक्षेपण माध्यम में मिलाओगे, दोनों में अन्योन्य क्रिया हो जाएगी, दोनों एक दूसरे से आकर्षित हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के साथ में रहना पसंद करेंगे। तो जैसे ही आपने परिक्षेपण माध्यम के अंदर आपने पदार्थों को परिक्षेपण माध्यम में मिलाया, तैयार हो गया कोलोइड। तो ऐसा कोलोइड क्या कहलाता है? द्रव रागी कोलोइड। आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने बाहर से मिलाया, क्या परिक्षिप्त प्रावस्था, जैसे आपने कण मिलाया माध्यम में मिक्स हो गया, बन गया कोलोइड। अच्छा, सोल की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि यह परिक्षेपण माध्यम को परिक्षिप्त प्रावस्था से अलग कर दिया जाने पर भी सोल को केवल परिक्षिप्त माध्यम के साथ मिश्रित करके पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार के सोल की मतलब कि कोलोइड, सोल मतलब कि कोलोइड, इस प्रकार की कोलोइड की विशेषता है कि आप अगर परिक्षिप्त प्रावस्था को माध्यम से अगर अलग भी कर दोगे ना, उसके बाद में भी आप केवल वापस से मिला दो, ऐसे हाथ से डाल भी दोगे ना दोनों को एक दूसरे के अंदर, तब भी वापस से बन जाएगा। तो द्रव रागी कोलोइड में परिक्षिप्त प्रावस्था और माध्यम के बीच में इतना प्यार होता है, इतनी मोहब्बत होती है, इतना अफेक्शन होता है कि अगर आपने दोनों को अलग भी कर लिया ना वाष्पीकरण के द्वारा, तो फिर से अगर केवल मिला दोगे, केवल हाथ से डाल करके केवल ऐसे मिलाओगे ना, तो उससे भी बहुत अच्छे से बन जाएगा। तो इसको पुनः प्राप्त किया जाता है। अगर मान लो दोनों को अलग भी कर दिया तो वापस से एक दूसरे के साथ में मिल जाएंगे, इतना लगाव है इन दोनों में, पुनः इनको आप प्राप्त कर सकते हो। ऐसे सोल उत्क्रमणीय सोल कहलाते हैं। उत्क्रमणीय सोल का मतलब प्रावस्था और माध्यम दोनों को अलग भी कर सकते हो और फिर से दोनों को प्राप्त भी कर सकते हो। अलग भी कर सकते हो, प्राप्त दोनों दिशाओं में अगर प्रक्रम चला सकते हो तो उसको बोलते हैं उत्क्रमणीय। वाष्पीकरण द्वारा अलग भी हो जाएगा और पुनः प्राप्त हो जाएगा। चलो, इसके अतिरिक्त ये सोल पर्याप्त स्थायी होते हैं। सीधी सी बात है भैया, यहाँ पर माध्यम और प्रावस्था में बहुत ज्यादा लगाव है, मतलब कि ये स्थायी है, ये अच्छे से स्टेबल होते हैं, इन्हें आसानी से स्कंदित नहीं किया जा सकता, जिसकी विवेचना आगे करेंगे। मतलब कि इनको हम स्कंदित नहीं कर सकते, अवक्षेपित नहीं कर सकते, माध्यम को प्रावस्था से हम अलग नहीं कर सकते, आसानी से अलग नहीं कर सकते। तो द्रव रागी सोल की ये विशेषता होती है कि बहुत स्थायी होते हैं, उत्क्रमणीय सोल है, एक बार वाष्पीकृत कर दिए तो वापस से मिलाने पर बन जाएंगे आसानी से, बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं। और ये सोल जो होते हैं इनके अंदर खास बात है कि द्रव रागी, इसके अंदर खास बात है माध्यम और प्रावस्था दोनों में बहुत ज्यादा लगाव होता है। ठीक है, तो इस चीज को आप नोट कर लो, इस पॉइंट को नोट कर लो। चलिए, तो यहाँ तक की बात हो गई। अब यहाँ से आगे की बात करते हैं। तो देखो द्रव रागी कोलोइड के बारे में हमारे पास क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गए। हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गए? ये बहुत ही स्थायी कोलोइड है। क्या है? बहुत ही स्थायी कोलोइड। मतलब कि आप प्रावस्था को माध्यम के साथ में मिला देंगे तो बहुत लंबे समय तक बना रहेगा, आसानी से अलग नहीं हो सकता, और अगर आपने अलग कर भी दिया तो फिर से बन जाएगा, तो स्थायी है। दूसरा, ये उत्क्रमणीय होते हैं। उत्क्रमणीय मतलब मैंने बोला अगर आप प्रावस्था को माध्यम से अलग भी कर देंगे ना तो फिर से मिला करके बना सकते हो, अलग भी हो सकते हो, आसानी से मिला करके बना सकते हो। और तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? वही बात जो बताई कि प्रावस्था तथा माध्यम आसानी से मिलाकर पुनः बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि भैया प्रावस्था और माध्यम में बहुत ज्यादा आकर्षण है ना, बहुत ज्यादा एक दूसरे के लिए समर्पित है भैया, ये एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। प्रावस्था माध्यम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जैसे कि उदाहरण गोंद, स्टार्च, सेलुलोज, रबर, प्रावस्था माध्यम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो ये हो गया भैया द्रव रागी कोलोइड। अब इसका जस्ट अपोजिट कौन सा है? द्रव विरागी। द्रव रागी कोलोइड का अपोजिट है कौन? द्रव विरागी। तो द्रव विरागी कोलोइड कौन सा है? ये स्थायी नहीं होता, ये कैसा होता है? अस्थायी होता है। चलो दूसरा, अस्थायी क्यों होता है ये? क्योंकि भैया प्रावस्था और माध्यम के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं होती, अगर आपने दोनों को अलग कर दिया तो फिर से आसानी से नहीं बना सकते। अस्थायी क्यों है? क्योंकि एक बार अलग हो गया तो आसानी से फिर नहीं बन सकता। अच्छा, और क्या भैया? ये अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या? कि भैया एक बार अगर अलग हो गए तो बताया ना फिर से वापस से नहीं बना सकते उनको, तो अनुक्रमणीय हो गया, मतलब एक ही दिशा में रहता है, अलग हो गया तो हो गया, फिर वापस आसानी से नहीं बन सकता। बन तो सकता है और स्पेशल मेथड चाहिए, आसानी से नहीं बन सकता। मतलब कि यहाँ पे प्रावस्था माध्यम एक बार अलग होने के बाद आसानी से पुनः मिलाकर नहीं बनाए जाते। पुनः मिलाकर नहीं बनाए जाते, नहीं बनाए जा सकते, नहीं बनाए जाते क्या मतलब नहीं बनाए जा सकते, बना नहीं सकते आप इनको, केवल मिलाकर नहीं बना सकते। ठीक है, अच्छा इनके यहाँ पे सारी चीजें लिखा कि अनुक्रमण होता है, तो ये अनुक्रमण आ गया। ठीक है, अस्थायी प्रकार है, मतलब कि आसानी से स्कंदित होते हैं। थोड़ा सा आपने विद्युत अपघट्य मिला, देखो क्या लिखा इस सोल में, थोड़ा सा आपने विद्युत अपघट्य मिलाया तो गर्म करके लाकर आसानी से अवक्षेपित होता है। अवक्षेप मतलब कि नीचे बैठ जाते हैं। तो द्रव रागी सोल जो होते हैं वो आसानी से नीचे नहीं बैठते, उनके कण नीचे नहीं बैठते। लेकिन ये वाला क्या है? अस्थायी। और अगर ये अस्थायी तो इसके कण नीचे आसानी से बैठ जाते हैं। ठीक है, इसलिए ये स्थायी नहीं होते। क्लियर यहाँ तक की बात? चल, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। चलो अब आते हैं भैया नेक्स्ट, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों के प्रकार के आधार पर वर्गीकरण। मतलब कि परिक्षिप्त प्रावस्था के कण जो है उनके आधार पर वर्गीकरण हमको देखना है। जैसे कि इसमें सबसे पहला है भैया बहुआण्विक कोलोइड। बहुआण्विक कोलोइड का मतलब होता है कि भैया इसमें छोटे छोटे अनेक परमाणु मिल करके, छोटे छोटे बहुत सारे परमाणु मिल करके एक बड़े आकार का पुंज बनाते हैं। तो छोटे छोटे अणु मिलेंगे और छोटे छोटे अणु मिलकर के अणुओं का समूह पुंज बनाएंगे, और इस पुंज का आकार जो होता है वो 10⁻⁻6 मीटर से 10⁻⁹ मीटर तक की कोटि का होता है, मतलब कि कोलोइड का आकार होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है? बहुआण्विक कोलोइड में क्या? बहु मतलब कि बहुत सारे छोटे छोटे परमाणु या अणु आपस में जुड़ेंगे, एक बड़े आकार का पुंज बनाएंगे। तो बहुत सारे अणु या परमाणु जुड़ गए, बड़े आकार का पुंज बना गया। इसका पुंज का आकार 10⁻⁶ मीटर से 10⁻⁹ मीटर तक होता है। ठीक है, तो बहुत से परमाणु या अणु एकत्रित होकर के पुंज जैसी प्रजाति बनाते हैं, जिसका आकार जो होता है वो कोलोइड सीमा में होता है, 10⁻⁻⁻ से -9 होता है। इस प्रकार प्राप्त स्पीशीज क्या कहती है? बहुआण्विक कोलोइड। अब इसमें कौन कौन आता है? इसमें गोल्ड सोल आता है, इसमें सल्फर सोल आता है। तो गोल्ड और सल्फर सोल इसमें आते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रकार के कोलोइड हैं जिनमें छोटे छोटे परमाणु आपस में मिलकर के कोलोइड आकार के कण बनाने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के कोलोइड में एक अणु या एक परमाणु का आकार ही इतना बड़ा होता है कि वो कोलोइड की रेंज में होता है, कोलोइड की पास में होता है। तो देखो
यहाँ पे क्या होता है, बहुआण्विक के अंदर क्या होता है, छोटे 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 बहुत सारे परमाणु या अणु मिलकर के बड़े आकार का पुंज बनाएंगे, इस पुंज का आकार जो है वो कोलोइड रेंज होता है। जबकि यहाँ पे क्या होगा बृहद आणविक में, यहाँ पे एक अणु ही अपने आप में इतना बड़ा होता है कि उसकी साइज कोलोइड वाली हो जाती है। तो यहाँ पे वृहद अणुओं का आकार, इसमें अणु का आकार इतना बड़ा होता है, ऐसे निकाय वृहद आणविक कोलोइड कहते हैं, इनमें अणु का आकार इतना बड़ा होता है कि वो कोलोइड की सीमा में होते हैं। तो अणुओं का आकार कोलोइड की सीमा में होता है, अणुओं का आकार किस सीमा में होता है, कोलोइड की सीमा में होता है। ठीक है, ये कोलोइड बहुत ज्यादा क्या होते हैं, ये कोलोइड बहुत ज्यादा स्थायी होते हैं, जैसे कि प्रोटीन, जैसे कि स्टार्च, जैसे कि जिलेटिन, जैसे कि रबर, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम, ये सारे। और सही मायने में ये सब किसके समान है, विलियन के समान। ये सब क्या है, इसके अलावा कुछ मानव निर्मित भी है, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, संश्लेषित रबर, ये सब। चलिए अब आते हैं सहचरी कोलोइड, मिसेल की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन पे हम आते हैं, जो है सहचरी कोलोइड मिसेल। ठीक है, मिसेल क्या होते हैं इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि एक बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आपने आपने साबुन के बारे में पढ़ा होगा, साबुन के जाग होते हैं, तो मिसेल का एग्जांपल है साबुन के जाग। साबुन के जाग एक प्रकार के कोलोइड, जाग को क्या बोलते हैं, फोम। जाग का दूसरा नाम है फोम, तो अगर कहीं जाग लिखा हो उसको अंग्रेजी फोम बोलते हैं। तो ये भैया किस प्रकार के कोलोइड मिसेल में आते हैं। ठीक है, अब क्या होता है ये, अभी मैं एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। देखो अभी मैं एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। क्या है, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कम सांद्रता पर प्रबल विद्युत अपघट्य के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, लेकिन उच्च सांद्रता पर कणों का पुंज बनने के कारण कोलोइड के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो कि कम सांद्रता पर सामान्य विद्युत अपघट्य के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। चलो इसको यहां पे समझते हैं। देखो भैया, तो यहां मान लो ये कोई विलियन है, इस विलियन के अंदर या मैंने आपको कहीं विलियन छोड़ो, मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूं, इसको भी छोड़ो। चलो जैसे कि मान लो सोडियम स्टीरेट ना, एक कंपाउंड जैसे कि C17H35 COO- ये कंपाउंड आपको देख रहा है। अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो इस कंपाउंड की खास बात है, जब सांद्रता कम होगी ना, जब अणुओं की संख्या, सांद्रता कम होने का मतलब, अब कई बच्चों को यही पता चलता है सांद्रता कम होना और ज्यादा होने का क्या मतलब है। सांद्रता कम होने का मतलब है अणुओं की संख्या कम, मोल की संख्या कम। जब भी इस पदार्थ की सांद्रता कम होगी, इसके अणुओं की संख्या कम होगी, तो ये किसकी तरह कार्य करेगा, प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करेगा। प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करेगा, मतलब कि इस प्रकार से आयनों में टूट जाता है। प्रबल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य मतलब कि 100% आयनों में टूट जाता है। प्रबल विद्युत अपघट्य वे है जो पूरी तरह से 100% आयनों में टूट जाते हैं। प्रबल है ये, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, आयनों में टूट गया। तो भैया ऐसा होता है इनके अंदर कि जब सांद्रता बहुत कम होती है, अणुओं की संख्या बहुत कम होती, तो ये अकेले अकेले अपनी दुनिया में रहते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्य, ये विद्युत अपघट्य आयनों में टूट जाते हैं ऐसे। लेकिन भैया जब आप इनकी सांद्रताओं को बढ़ाओगे, उच्च सांद्रता लोगे, जब सांद्रता बढ़ेगी, मतलब कि पहले आपके पास में सांद्रता कम थी, 2 कण थे, मान लो 2 अणु थे, तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य। और जैसे आपने अणुओं की मात्रा को बढ़ाया, 2 से 10 किया, 10 से 20 किया, 20 से 40 किया, 40 से 60 किया, 60 से 100 किया, जब भी 100 एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, तो 100 अणु मिलकर के एक कोलोइड का निर्माण करते हैं। तो भैया जब भी सांद्रता निम्न होगी तो प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करेगा, और जब भी सांद्रता बढ़ जाएगी, उच्च होगी, तो उच्च सांद्रताओं पर इन कणों का पुंज बनने के कारण कोलोइड के समान व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। चलो इसका क्या मतलब बताता हूं आपको। तो देखो यहाँ पर देखो, ये पूरा का पूरा एक कण है बेटा, इसको हम एक कण बोलते हैं। अगर सांद्रता कम है तो कण एक ही है या 2 ही है, लेकिन जैसे मैं सांद्रता बढ़ाऊंगा तो इसके बहुत सारे कण आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ करके क्या बना लेंगे, पुंज बना लेंगे। तो भैया ये देखो पुंज बन गया, क्या बन गया, पुंज बन गया। और अगर पुंज बन गया तो इस पुंज का साइज जो होता है वो 10⁻⁶ से 10⁻⁹ मीटर का होता है, कोलोइड की आकृति में होता है। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि भैया ये जब सांद्रता कम होगी, इसकी मात्रा कम होगी, इसकी अणुओं की संख्या कम होगी, तो भैया ये ऐसे टूट जाएगा, विद्युत अपघट्य की तरह कार्य करेगा, प्रबल विद्युत अपघट्य की तरह। लेकिन आपने जैसे इसकी सांद्रता को बढ़ाया, जैसे इसके अणुओं की संख्या को बढ़ाया, तो भैया ये बहुत सारे अणु एक दूसरे के नजदीक ऐसे आकर के क्या बना लेंगे, पुंज का निर्माण कर लेंगे, पुंज बन जाएगा। और इस पुंज का आकार जो होता है वो कोलोइड का आकार होता है। इसी पुंज को क्या बोलते हैं, सहचरी कोलोइड और मेसेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, मेसेल बोलते हैं। अब हम डिटेल में देखेंगे, मेसेल केवल एक निश्चित ताप से अधिक ताप पर बनते हैं, जिसको क्राफ्ट ताप बोलते हैं। तो भैया ऐसा ही है, आपको ध्यान रखना, ऐसा थोड़ी ना कि भैया मेसेल जो है वो 10 डिग्री पे भी बन गए, मेसेल जो है वो 30 डिग्री पे बन गए, मेसेल जो है वो 50 पे बन गए, नहीं ऐसा नहीं है। कम से कम एक मिनिमम टेंपरेचर होना चाहिए। तो मेसेल का निर्माण एक मिनिमम टेंपरेचर से ऊपर के टेंपरेचर भी हो सकता है। मान लो मेसेल का निर्माण हो रहा है 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के ताप पर, तो अगर मेसेल 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के ताप पर हो रहा है, तो उससे नीचे के ताप पर मेसेल का निर्माण नहीं होगा। एक मिनिमम टेंपरेचर होना चाहिए। तो जिस तापमान से ऊपर वाले तापमान, मान लो 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाले ताप पर मेसेल का निर्माण हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्राफ्ट टेंपरेचर। उसको हम क्या बोलेंगे, क्राफ्ट टेंपरेचर। एक निश्चित टेंपरेचर से ऊपर, मान लो मेसेल का निर्माण मान लो 30 डिग्री से ऊपर के ताप पर हो रहा है,
तो 30 डिग्री क्या हो जाएगा क्राफ्ट टेम्परेचर। इसी प्रकार से यहाँ पर एक क्रांतिक मेजल सांद्रता भी होती है। इसी प्रकार से एक शब्द होता है क्रांतिक मेजल सांद्रता। क्रांतिक मेजल सांद्रता का मतलब है, क्रांतिक मेजल सांद्रता का मतलब है वह न्यूनतम सांद्रता जिस पर मेजल का निर्माण होता है, वह निश्चित सांद्रता जिससे अधिक सांद्रता पर मेजल का निर्माण होता है। तो मेजल का निर्माण करने के लिए जो निश्चित सांद्रता, न्यूनतम सांद्रता चाहिए, एक सांद्रता एक निश्चित सांद्रता से अधिक होती है, एक निश्चित सांद्रता, निश्चित कंसंट्रेशन से ज्यादा कंसंट्रेशन जब मेजल का निर्माण होगा तो उसको बोलते हैं सीएमसी। तो दो डेफिनेशन हो गए, एक तो क्राफ्ट टेम्परेचर की और एक क्रांतिक मेजल सांद्रता की। क्राफ्ट टेम्परेचर मतलब वह टेम्परेचर जिससे ऊपर के तापमान पे मेजल का निर्माण हो। मान लो 25 डिग्री सेल्सियस ऊपर पे मेजल का निर्माण हो रहा है तो उसको क्राफ्ट टेम्परेचर बोलते हैं। और क्रांतिक मेजल ताप का मतलब होता है, क्रांतिक मेजल सांद्रता मतलब है एक निश्चित सांद्रता से ऊपर की सांद्रता पर ही मेजल का निर्माण होता है, उसको क्रांतिक मेजल सांद्रता बोलते हैं। तो जिस निश्चित ताप से ऊपर ताप पर मेजल का निर्माण होगा उसको क्राफ्ट टेम्परेचर, जिस निश्चित सांद्रता से ऊपर की सांद्रता पर मेजल का निर्माण होगा क्रांतिक मेजल सांद्रता। ठीक है, तनु करने पर कोलोइड पुनः अलग अलग आयनों में टूट जाता है। और जैसे आप सांद्रता को कम करोगे, मतलब कि आप पानी डालोगे, तनु करोगे, तो फिर से ये मेजल टूट जाएगा। इसलिए हमेशा मेजल उच्च सांद्रता, एक निश्चित कंसंट्रेशन से ऊपर की कंसंट्रेशन पे ही आप मेजल का निर्माण कर सकते हो, उससे कम की कंसंट्रेशन नहीं कर सकते, या तनुकरण करने पर मेजल के अणु टूट जाएंगे। पृष्ठ सक्रिय अभिक्रमक जैसे साबुन एवं संश्लेषित अभिमार्जक अपरिमार्जक इसी में साबुन जो है, या मान लो अपमार्जक डिटर्जेंट वगैरह जो होते हैं वो इसी में आते हैं। साबुनों के लिए सांद्रता का मान 10⁻⁴ से 10⁻³ मोल प्रति लीटर तक होता है। अगर साबुन की सांद्रता 10⁻⁴ से 10⁻³ मोल प्रति लीटर दे रखी है, तो इस सांद्रता इससे ऊपर वाली सांद्रता पर ही मेजल का निर्माण हो सकता है। इन कोलोइडों में द्रव रागी एवं द्रव रागी और द्रव विरागी दोनों भाग होते हैं, और इस प्रकार के कोलोइड होते हैं उसमें द्रव रागी भाग भी होता है और द्रव विरागी भाग भी होता है। मेजल में 100 या उससे अधिक अणु हो सकते हैं। मैंने बोला मेजल का निर्माण करने के लिए सांद्रता एक निश्चित सांद्रता से ऊपर होनी चाहिए, मतलब कि 100 या उससे ज्यादा संख्या में अणु मिलकर के ही मेजल का निर्माण करेंगे। तो जब यहाँ पे स्पंज के अंदर कम से कम कितने अणु, कम से कम 100 या 100 से ज्यादा अणु मिलेंगे ना, तभी पुंज का निर्माण होगा, तभी मेजल का निर्माण हो पाएगा। अब मेजल निर्माण की क्रियाविधि क्या होता है इसको हम समझते हैं। ठीक है, साबुन का उदाहरण लेते हैं। अब साबुन का उदाहरण लेंगे तो पानी में घुलनशील साबुन उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन के अंदर भैया ये वाला, इसको हम बोलते हैं सोडियम का उच्च वसीय अम्ल, सोडियम का वसीय अम्लों का लवण, या वसीय अम्लों का सोडियम लवण बोल सकते हैं। तो ये क्या है, वसीय अम्लों का सोडियम लवण। ठीक है, ये होता है साबुन का सूत्र। तो साबुन का सूत्र क्या होता है, साबुन के एक अणु का सूत्र क्या है, साबुन के एक अणु का सूत्र ये होता है। ठीक है, तो ये वाली R(COO-M+). देखो ये पूरा है आपका R समूह, ये है आपका COO- और ये है आपका मेटल M+। R(COO-M+) द्वारा इसको दिखाते हैं। ठीक है, उदाहरणार्थ सोडियम स्टीरेट, जो कि साबुन की अनेक गट्टी वाले साबुनों का प्रमुख घटक है, इसको हम बोलते हैं सोडियम स्टीरेट। सोडियम स्टीरेट जल में डालने पर ये आयनों में विघटित होता है। तो मैंने आपको बोला था कि अगर आप इसको पानी में डालोगे कम सांद्रता पर ये प्रबल विद्युत अपघटन की तरह काम करेगा, आयनों में टूट जाएगा, ये आयनों में टूट गया। पानी में डालने पर इससे क्या मिलेंगे, पानी में डालने पर इससे आयन प्राप्त होंगे, ये आयन प्राप्त होगा। ठीक है, किंतु R(COO- आयन के दो भाग होते हैं, एक लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जिसे अध्रुवीय पुच्छ कहते हैं, और जल विरागी जल प्रतिकर्षी होती है, तथा ध्रुवीय समूह COO- जिसे ध्रुवीय आयनिक शीर्ष कहते हैं। तो देखो ये R(COO- है ना, इस R(COO- के दो भाग होते हैं। R(COO- दो भाग है, ये R समूह में कितने कार्बन, देखो इस R समूह में 17 कार्बन है। तो यहाँ पे इस 17 कार्बन एक दूसरे से जुड़ करके एक पुच्छ का निर्माण करते हैं, ये पुच्छ बन गई R समूह की पुच्छ, और COO- मतलब कि COO-, ये हो जाएगा मुख, सी हो जाएगा COO- मतलब 17 ये N+, तो ये आ जाएगा आपका N+। तो जो ध्रुवीय भाग है वही मुख है। तो मुख किसका काम करता है, ध्रुवीय भाग का, ये ध्रुवीय भाग है। ध्रुवीय भाग मतलब कि जिसपे आवेश हो, किसपे आवेश हो, और पुच्छ का मतलब ये हो जाएगा एल्किल समूह, एल्किल समूह मतलब कि R समूह। ठीक है, चलो अब ये एल्किल समूह जो है ये होता है जल प्रतिकर्षी, ये होता है जल प्रतिकर्षी समूह, और ये होता है भैया आपका जल आकर्षी समूह। ये जल आकर्षी समूह वो जल प्रतिकर्षी समूह। तो देखो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो है वो अध्रुवीय पुच्छ है। तो ये हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो है ना एल्किल समूह, ये पुच्छ है अध्रुवीय पुच्छ, जल प्रतिकर्षी, जल विरागी होती है, जल विरागी होती है, जल को प्रतिकर्षित करती है। और दूसरा है ध्रुवीय समूह, ध्रुवीय समूह मतलब कि मुख जो होता है ध्रुवीय समूह, और ध्रुवीय समूह मतलब कि COO- जिसे ध्रुवीय आयनिक शीर्ष कहते हैं, जल रागी होता है, जल से स्नेह करता है। ये क्या करता है, ये जल से स्नेह करता है, जल आकर्षित है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे। तो देखो होता क्या है, होगा क्या यहाँ देखा। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बात बोली कि निम्न सांद्रता पर ये है आपका पानी का बर्तन, सांद्रता जब निम्न होगी तो भैया कैसे होगा, देखो तो हमारे पास एक तो है R समूह, एक है COO-। R का मतलब क्या, C17H35, ये क्या है COO-, कितने कार्बन है 17, तो 17 कार्बन यहाँ पे पूछ की बात व्यवहार करेंगे, और COO- ध्रुवीय भाग यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या है, ये जल आकर्षी समूह, ये क्या है, जल आकर्षी समूह, मुख इसको बोलते हैं मुख, और ये क्या है, ये जल प्रतिकर्षी समूह। ठीक है, ये जल प्रतिकर्षी समूह, ये पूछ, इसको क्या बोलते हैं पूछ। तो अब देखो ये पानी है, पानी के अंदर कैसे रहेगा, देखो जल को आकर्षित करने वाला समूह आएगा जल की तरफ, और जल को प्रतिकर्षित करने वाला समूह आएगा बाहर की तरफ। ये है जल आकर्षी समूह माइनस, और ये पूछ है जल प्रतिकर्षी समूह। अगेन ये जल आकर्षी समूह, जल प्रतिकर्षी समूह, जो भाग जल को प्रतिकर्षित करता है वो जल से बाहर रहेगा, और जो भाग जल से आकर्षित होता है वो जल के अंदर रहेगा। ऐसे ये कब होगा, निम्न सांद्रता पर। अभी सांद्रता क्या है, बहुत निम्न है, बात समझ में आई। तो 17 कार्बन की जो एल्किल चेन है वो पूछ की बात प्रस्तुत करती है, और ये जल आकर्षी समूह। तो इस प्रकार से निम्न सांद्रता पर ये होता है, निम्न सांद्रता पर ये ऐसा रहेगा। ठीक है, चलो अब R(COO- आयन पृष्ठ पर इस प्रकार उपस्थित रहते हैं कि उनका COO- आयन समूह जल में, तो देखो ये COO- समूह कहाँ रहेगा, जल के अंदर, ये लिखा ना COO- समूह कहाँ होता है, जल के अंदर। तो भैया COO- आयन समूह जल के अंदर है, और हाइड्रोकार्बन श्रृंखला R पृष्ठ से दूर होती है। ये है हाइड्रोकार्बन श्रृंखला R, ये इस पृष्ठ से बाहर होती है, दूर होती है। क्रांतिक मेजल सांद्रता पर ऋणायन विलयन के स्थूल में खींच आते हैं।
क्रांतिक मिसेल सांद्रता मतलब कि ऐसी सांद्रता जिस पर मिसेल का निर्माण होता है, मतलब कि ये वो सांद्रता है जब आपने इस अणु की मात्रा को बढ़ा दिया, संख्या को बढ़ा दी। जैसे अणु की संख्या बढ़ाओगे क्रांतिक मिसेल सांद्रता जैसे प्राप्त होगी तो सारे के सारे ऋणायन विलयन के स्थूल में खींचे चले जाते हैं। स्थूल मतलब कि आयतन में खींचे जाते हैं। तो ऐसे होता है जितने भी ऋणायन होते हैं ना सारे ऋणायन ऐसे आ जाएंगे बाहर की तरफ, सारे ऋणायन ऐसे बाहर की तरफ खींचे चले जाएंगे। जब क्रांतिक मिसेल सांद्रता आएगी तो जितने भी ये ऋणायन है सारे के सारे ऐसे हो जाएंगे बेटा, ऋणायन बाहर की तरफ, स्थूल की तरफ, स्थूल मतलब कि बाहर की तरफ खींचे चले आते हैं, बाहर की तरफ खींचे चले आते हैं, सारे के सारे ऋणायन ऐसे बाहर की तरफ आ जाते हैं। ये देखो सारे के सारे ऋणायन बाहर की तरफ खींचे चले जाते हैं। ये बाहर वाला भाग क्या, ये बाहर की तरफ जो भाग है ना, इस बाहर वाले भाग को क्या बोलते हैं, स्थूल। ये स्थूल, ये स्थूल है, ठीक है। एवं गोलीय आकार में इस प्रकार एकत्रित हो जाते हैं कि इनकी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला गोले के केंद्र की होती है। ये गोलीय आकार में इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगे कि इनकी जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है वो यहाँ केंद्र में आ जाती है। क्या ये केंद्र है भैया, इस गोले का केंद्र, ठीक है। तथा CW- भाग गोले के पृष्ठ पर होता है, तो ये CW- भाग जो है वो इस पृष्ठ पर होता है, स्थूल पर होता है, पृष्ठ पर होता है। इस प्रकार बना पुंज आयनिक मिसेल कहलाता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आयनिक मिसेल। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम आयनिक मिसेल कहते हैं। इन मिसेलों में इस प्रकार के 100 तक आयन हो सकते हैं। इस मिसेल में टोटल कितने आयन हो सकते हैं, इस मिसेल के अंदर टोटल 100 तक आयन हो सकते हैं। कितने तक आयन हो सकते हैं बेटा, 100 तक आयन हो सकते हैं। चलो क्लियर यहाँ तक, चलिए अब आगे की बात करते हैं। अब देखते हैं भैया धुलाई कैसे होती है, शोधन कैसे होता है। तो ये तो हो गया भैया मिसेल, मिसेल दिखाई कैसे देता है, ऐसा दिखाई देता है। लेकिन अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि भैया इसके द्वारा कपड़ों की धुलाई होती कैसे। तो निम्न सांद्रता पर तो भैया ये ऐसे प्रबल विद्युत अपघटन का काम करेंगे। प्रबल विद्युत अपघटन मतलब कि इनका जो धनायन और ऋणायन है वो पानी के अंदर जाने पर आयनित हो जाता है। इसका जो ऋणावेशित भाग है, ध्रुवीय भाग इसका जो है, ये ध्रुवीय भाग इसका जल की तरफ आकर्षित होगा, ध्रुवीय भाग जो होगा वो जल की तरफ अंदर आकर्षित होगा। और भैया ये जो अध्रुवीय भाग है ये जल के बाहर होगा, तो इसका अध्रुवीय भाग जल के बाहर प्रतिकर्षित होगा कम सांद्रता पर। अब क्या होगा, लेकिन जैसे आप सांद्रता को बढ़ाओगे तो सांद्रता को बढ़ाने पर सारे के सारे जितने भी इन सबके पूंछ वाले भाग है, पूंछ वाले भाग केंद्र की ओर आ जाते हैं। पूंछे जितनी भी है सब केंद्र की ओर आ जाती है। ये आ गई, तो केंद्र की ओर शुक्राणु होता है ना वैसे, ये माइनस 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 सारे के सारे गोले में आ गए, सांद्रता बढ़ाई तब ये हो जाएगा मिसेल, ठीक है। तो अब मिसेल का निर्माण हो चुका। मिसेल में एक जल विरोधी हाइड्रोकार्बन का केंद्रीय कोण होता है। देखो मिसेल के अंदर, ये मिसेल है, इस मिसेल में जल विरोधी कोण होता है भैया। ये पूंछ जो होती है जल विरोधी, इस जल विरोधी भाग का केंद्रीय भाग, ये कोण, केंद्रीय कोण इसको बोलते हैं। जल विरोधी भाग जिस तरफ होता है इसको बोलते हैं केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण होता है। जल विरोधी भाग का यहाँ पे होता है केंद्रीय कोण होता है। साबुन की शोधन की क्रिया इस यथार्थ के कारण है कि साबुन के अणु तेल की बूंदों के चारों ओर इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि मिसेल बनाते हैं। मतलब कि भैया जो तेल की बूंदों की गंदगी होगी, धूल मिट्टी होगी, वो यहाँ बीच में आकर के फंस जाती है। यहाँ पे अंदर क्या फंसी हुई है, यहाँ अंदर फंसी हुई हो जाती है तेल, ग्रीस, धूल मिट्टी, ये सब यहाँ बीच में आकर के फंस जाते हैं, ठीक है। तो साबुन के अणु तेल की बूंदों के चारों, वो बीच में तेल की बूंदा इसके चारों आ गए, ये मिसेल बनाते हैं। सोडियम स्टीरेट का जल विरागी भाग होता है वो बूंदों के अंदर है, जल विरागी भाग बूंदों के अंदर होगा। तो ये जल विरागी भाग जो होगा, जल विरागी वो बूंदों के अंदर होगा, ठीक है, तेल की बूंदों। और जल रागी भाग चिकनाई की बूंदों के बाहर की तरफ कांटों की तरफ निकला होता है। तो ये जल रागी भाग कांटों की तरफ बाहर निकला होता है, बाहर की तरफ निकला होता है। ध्रुवीय समूह जल से अन्योन्य क्रिया कर सकते हैं, अतः स्टीरेट आयनों से गिरी तेल की बूंदें जल में खींच जाती है। अब क्या होगा, अब भैया यहाँ पे इस मिसेल ने बीच में गंदगी तेल इनको फंसा दिया है, और जब आप इनकी धुलाई करोगे तो यहाँ से खींच कर इनको अलग कर लेंगे। तो बस यही होता है, एवं गंदी सतह से हट जाती है। इस प्रकार साबुन तेलों के पाइसीकरण करके धुलाई में सहायता करते हैं, छोटी गोलियों के चारों तरफ ऋणावेश एकत्र होकर पुंज बनाने से रोकते हैं। तो ये सारी भैया इसकी प्रक्रिया है। तो आप यहाँ देख सकते हो, देखो ये देखो, तो यहाँ पे पानी है, पानी की तरफ अंदर की तरफ ध्रुवीय भाग जल रागी और बाहर की तरफ स्टीरेट भाग की तरफ जल विरागी। जब आपने सांद्रता को बढ़ाया तो देखो ये माइनस वाला सिरा बाहर आ गया और प्लस वाला सिरा, माइनस वाला सिरा बाहर आ गया, और ये पुंज जो है वो अंदर की तरफ, केंद्रीय कोण, ये केंद्रीय कोण में है, ठीक है। ये देखो अब जैसे मान लो किसी कपड़े पर कोई गंदगी लगी हुई, ये है गंदगी, मान लो कपड़ों पर क्या लगी हुई है, गंदगी। तो ये गंदगी है या तेल है, ये गंदगी या तेल को चारों तरफ से कौन घेर लेता है, ये मिसेल घेर लेता है, मिसेल बनाएगा। तो हाइड्रोकार्बन का जो जल विरोधी भाग है वो तेल की तरफ होगा, तेल की बूंदों की ओर होगा। अब तेल की बूंदों की ओर कौन होगा, ये पूंछ वाला हिस्सा, क्यों, क्योंकि जल को प्रतिकर्षित करता है लेकिन तेल वगैरह को आकर्षित करता है। और ये है जल आकर्षित भाग, ये बाहर की तरफ होगा, मतलब ये पानी की तरफ होगा, पानी की तरफ। बस इस प्रकार से ये पुंज बना लेंगे और बीच में यहाँ पे जो भी गंदगी है खींच करके बाहर निकाल लेंगे। ये सारी बात है। चलिए ये हो गया मिसेल। अब आते हैं हम कोलोइड बनाना। कोलोइड कैसे बनाए जाते हैं, इसकी 4 विधियां हैं, रासायनिक विधि, विद्युत विधि, रासायनिक विद्युत अपघटनी और पैक्टन द्वारा। और इसके बाद है कोलोइड विलयन का शुद्धिकरण, उसमें 3 विधियां, अपवहन, विद्युत अपवहन और अति सूक्ष्म निस्संदन। बस यही हमको यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोलोइड को बनाते कैसे। कोलोइड को बनाने के लिए सबसे पहले आपकी रासायनिक विधि, रासायनिक विधि मतलब कि ऑक्सीकरण, अपचयन, रेडॉक्स, जल अपघटन, इन सबके द्वारा कोलोइड का निर्माण करना। जैसे कि यहाँ देखो सबसे पहली विधि है द्विक अपघटन। द्विक अपघटन का मतलब है जो भी दो अणु दिख रहे हैं आपको, इनको तोड़ना, यहाँ से इसको तोड़ दो, यहाँ से इसको तोड़ दो, इन दोनों को तोड़, इसको भी तोड़ दो, इसको भी तोड़। द्विक अपघटन, अपघटन का मतलब तोड़ना, द्विक मतलब कि दो अणु को तोड़ना। इधर से आर्सेनिक ऑक्सीजन को तोड़ो, हाइड्रोजन सल्फर तोड़ो, हाइड्रोजन जाकर ऑक्सीजन से मिल जाएगा H2, आर्सेनिक जाकर सल्फर से मिल जाएगा, आर्सेनिक सल्फाइड, ये बन जाएगा। तो इसका सोल्व किया कोलोइड। इसी प्रकार से एक विधि ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब भैया ऑक्सीकरण में क्या होता है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन हटता है, अगर किसी पदार्थ से हाइड्रोजन हट जाता है, देखो H2S से आप हाइड्रोजन अगर निकाल दोगे, H2S से हाइड्रोजन निकालने पे सल्फर का सोल्व बन जाएगा। किसी भी पदार्थ से हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण कहलाता है, ये सल्फर का सोल्व बन गया। इसी प्रकार से एक विधि है अपचयन। अपचयन का मतलब क्या होता है, अपचयन का मतलब आपको पता ही है, या तो ऑक्सीजन का जुड़ना, या तो हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का हटना। तो यहाँ पे देखो आप ये वाला पदार्थ जो है HCHO, एल्डिहाइड कहां पे जा रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। एल्डिहाइड से क्या जुड़ रहा है, देखो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन। ऑक्सीजन अगर जुड़ेगा तो इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण। अगर इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तो इस वाले का क्या हो जाएगा, इस वाले का हो जाएगा अपचयन। क्या हो जाएगा अपचयन। देखो गोल्ड यहाँ पे +3 में है, +3 से अपचयन हो जाएगा इसमें। तो ये गोल्ड का सोल बनता है बेटा, वो किस विधि द्वारा बनता है, अपचयन द्वारा। इस AuCl से आप अपचयन करोगे तो गोल्ड का सोल बन जाएगा, अपचयन द्वारा बनता है। और लास्ट में यहाँ पे जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब जल की सहायता से तोड़ना। तो आपने जल की सहायता से FeCl3 को अगर तोड़ दिया तो जल अपघटन कर दोगे इसका, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल मिल जाएगा। ये अलग अलग प्रक्रिया है, आपको ध्यान रखना।
इसी प्रकार से एक होता है विद्युत अपघटनीय विघटन और ब्रेडिक आर्क विधि। ठीक है, अब ये विधि क्या है, इसमें हम दो काम करते हैं। एक तो हम इसमें परिक्षेपण करते हैं, एक तो हम इसमें चलो एक तो हम इसमें दो काम करते हैं। इसमें एक तो संघनन होता है और दूसरा परिक्षेपण होता है। इसमें एक तो संघनन प्रक्रिया होगी और एक परिक्षेपण होगा। संघनन मतलब होता है वाष्प किसमें बदलती है, संघनन के अंदर द्रव, इसमें वाष्प को द्रव में बदला जाता है। और परिक्षेपण का मतलब है जो भी द्रव की बूंदें हैं उसको माध्यम में डाल करके कोलोइड का निर्माण करना। तो जब भी आप वाष्प से द्रव बनने वाली जो बूंदें को माध्यम में मिला दोगे तो परिक्षेपण कहलाता है उसको। तो ये दो प्रक्रिया है, तो इनको हम एक एक करके समझेंगे। तो इसमें क्या करते हैं, एक बहुत ही मजबूत सीमेंट की टंकी लेते हैं। हम कहते हैं मजबूत सीमेंट की एक टंकी लेते हैं, उस टंकी के बाहर हम यहाँ पर बर्फ की चादर, बर्फ के आगे मान लो कि यहाँ पर एक हमने स्पेस बना रखा है, ये सीमेंट की टंकी के ऊपर बर्फ का स्तर लगाओ, बर्फ जमा होता है इसमें। और फिर यहाँ पे एक और स्तर होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, माध्यम करते हैं। तो इस प्रक्रिया के अंदर ब्रेडिक आर्क मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, सीमेंट की टंकी में यहाँ पर बर्फ की एक लाइनिंग होती है, बर्फ की एक लेयर होती है। ये बर्फ की लेयर लेने के बाद में फिर इस बर्तन के अंदर हम लेते हैं माध्यम, जिस माध्यम में आपको कोलोइड बनाना है। अब मान लो आपको गोल्ड का कोलोइड बनाना है, तो इस माध्यम के अंदर गोल्ड की छड़ी डुबाएंगे और विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। अगर आपको इस माध्यम में गोल्ड का कोलोइड बनाना है तो गोल्ड की छड़ों को डुबाओ, विद्युत धारा प्रवाहित करो। ऐसा करने पर ये जो गोल्ड है ये वाष्पित हो जाएगा। तो गोल्ड किसमें बदल जाएगा, गोल्ड पहले बदल जाएगा वाष्प में। तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रोसेस के अंदर गोल्ड की छड़ों का इलेक्ट्रॉन ले लिया, मान लो गोल्ड का कोलोइड बनाना, तो गोल्ड की छड़ों का आपने इलेक्ट्रॉन लिया, इलेक्ट्रॉन से आपने अंदर क्या प्रवाहित की, विद्युत धारा। जैसे आप विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो गोल्ड जो होगा पिघल जाएगा, पिघलेगा और पिघल करके किसमें बदलेगा, पहले वाष्प में बदल जाएगा। और जैसे ही वाष्प बदलेगा तो उस वाष्प को ठंडी करने का, संघनन करने का काम कौन करेगा, उस वाष्प का संघनन करेगा बर्फ। जैसे गोल्ड पिघलेगी, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जैसे ही गोल्ड पिघलेगी, इस गोल्ड की आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे वाष्प मिलेगी, उस वाष्प का चारों तरफ स्थित ये जो बर्फ है वो क्या करती है, संघनन करती है। और जैसे संघनन करोगे तो फिर से आपको मिल जाएगा द्रव अवस्था में, मतलब कि ये जो माध्यम, इस माध्यम के अंदर ये परिक्षिप्त हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे दो काम किए, गोल्ड की जो वाष्प बनी थी उस वाष्प का हमने क्या किया, संघनन किया। क्यों, ताकि बनी हुई वाष्प गोल्ड की फिर से द्रव में आ जाए, और द्रव में आने के बाद में कहां मिल जाए, इस माध्यम के अंदर मिल जाए। तो द्रव में आने के बाद गोल्ड जो है वो वाष्प से फिर से द्रव में बदलेगी, द्रव में बदलने के बाद फिर से कहां चली जाए, माध्यम में चली जाए। ये जो माध्यम में उसमें चली जाए उसका परिक्षेपण हो जाए। तो पहले तो होता है भैया गोल्ड की वाष्प का संघनन, जो गोल्ड की वाष्प विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो गोल्ड वाष्प में बदला है वो वाष्प पहले संघनित होती है, द्रव में बदलता है, और उसके बाद द्रव में बदलने के बाद में इस माध्यम के अंदर वो मिल जाता है, मतलब कि परिक्षेपण होता है, तो कोलोइड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर ब्रेडिक आर्क मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, जिस भी धातु का, जिस भी पदार्थ का, जिस भी धातु का सोल बनाना, कोलोइड बनाना, उस धातु की छड़ लो, उसकी विद्युत धारा प्रवाहित करो, धातु जो होगी वो पिघलेगी, गोल्ड की धातु यहाँ पे पिघलेगी, द्रव में बदलेगी और पिघल करके वाष्प में चली जाएगी, उष्मा पाकर के वाष्प में चली जाएगी। चारों तरफ स्थित जो बर्फ है वो इस वाष्प का क्या करेगी, इस वाष्प का पुनः संघनन करके द्रव में बदलेगी, और ये द्रव जाकर के भैया किसमें मिल जाएगा, माध्यम में मिल जाएगा। इस तरह से कोलोइड का निर्माण होता है। ये भैया सेकंड मेथड है, ठीक है। तो इसमें जब अत्यधिक उष्मा उत्पन्न होती है, क्या बोला, अत्यधिक उष्मा धातु को किसमें बदलती है, वाष्प में, और यही वाष्प जो है वो द्रव में संघनित होगी, वो द्रव माध्यम में मिलेगा और कोलोइड का निर्माण हो जाएगा। तो सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम आदि को इसी मेथड से तैयार करते हैं। एक होता है भैया पैप्टन। क्या होता है पैप्टन, पैप्टन की प्रक्रिया द्वारा भी आप कोलोइड का निर्माण कर सकते हो। पैप्टन क्या होता है, देखो मान लो यहाँ पे अवक्षेप बने हुए, मान लो किसी मिश्रण के अंदर या नीचे अवक्षेप है, क्या है अवक्षेप, मान लो यहाँ से मैंने अवक्षेप का एक कण उठा करके मैंने जूम किया, जूम करते हैं, जूम करने के लिए ये जो छोटा सा कण उसको जूम करके देखा, अवक्षेप का कण आ गया। अब मैंने क्या किया, मैंने इस अवक्षेप वाले मिश्रण के अंदर मैंने मिलाया विद्युत अपघट्य। क्या मिला दिया, विद्युत अपघट्य। इस विद्युत अपघट्य के पास या तो प्लस आवेश होगा या इसके पास माइनस आवेश होगा। ये विद्युत अपघट्य अंदर इस अवक्षेप वाले माध्यम में मिलाया जाएगा, जिससे इस विद्युत अपघट्य में जो भी प्लस है या जो भी माइनस है वो उस अवक्षेप के कण के ऊपर ऐसे जम जाता है। विद्युत अपघट्य के माइनस आवेश या प्लस आवेश को ये अपनी सतह पर अधिशोषित कर लेता है, और जैसे यहाँ पर अवक्षेप के सभी कणों पर एक जैसा माइनस आवेश आएगा तो अब ये अवक्षेप के जो कण है वो यहाँ पर बैठने की जगह, नीचे बैठने की जगह ये माध्यम में दौड़ने लगेंगे। क्यों दौड़ने लगेंगे, क्योंकि भैया ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। अब ऐसे समझो, अवक्षेप का एक कण जिसमें माइनस, अवक्षेप का दूसरा कण उसमें माइनस, ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित। अब अगर इन दोनों में प्रतिकर्षण होगा तो क्या ये कण नीचे बैठ पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे, ये पुनः माध्यम में मिल जाएंगे, और पुनः माध्यम में मिल करके भैया क्या बनाएंगे, कोलोइड का निर्माण करेंगे। तो भैया पैप्टन का मतलब होता है कि जो भी आपका, सुनना ध्यान से, पैप्टन का मतलब होता है जो भी आपका अवक्षेप मिश्रण के अंदर उपस्थित है उस अवक्षेप पर विद्युत अपघट्य मिला करके क्या उत्पन्न किया जाता है, उसकी सतह पर आवेश लगाया जाता है, उसकी सतह पर आवेश अधिशोषित किया जाता है। जब इसका आवेश आ जाएगा तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करके ये कण माध्यम में आ जाएंगे, और भैया अगर माध्यम में आ गए तो क्या बन जाएगा, कोलोइड। तो यहाँ पे जो भी विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलाकर कोलोइड सोल में बदला जाता है। तो मैंने क्या बोला, पैप्टन की इस प्रक्रिया के अंदर जो अवक्षेप होता है नीचे बैठा हुआ, उसमें विद्युत अपघट्य मिला करके उसको माध्यम में पुनः लाने की जो प्रक्रिया है इसे हम बोलते हैं पैप्टन। और पैप्टन के अंदर जिस विद्युत अपघट्य का आपने इस्तेमाल किया उस विद्युत अपघट्य को हम बोलते हैं पैप्टिकर्मक। क्या बोलते हैं बेटा, पैप्टिकर्मक। इस विधि में सामान्यतः ताजे बने अवक्षेप को किसमें बदलोगे, अवक्षेप को कोलोइड में बदलोगे। कैसे, विद्युत अपघट्य मिला करके। विद्युत अपघट्य क्या जाएगा, विद्युत अपघट्य या तो माइनस आवेश पर चलाएगा या फिर प्लस आवेश पर चलाएगा, कोई भी एक आवेश पर अधिशोषित हो जाएगा। जब समान आवेश एक दूसरे के आमने सामने प्रतिकर्षित करेंगे ये माध्यम के अंदर आकर के फिर कोलोइड का निर्माण करेगा। इस प्रकार आयनों को अपनी सतह पर अवशोषित कर लेता है, जिससे अवक्षेप ऋणात्मक या धनात्मक आवेश उत्पन्न होता है, जो अंततः कोलोइड की आकार में विभक्त होता है। तो ये यहाँ पे सारी कहानी है, ठीक है। चलो, तो ये यहाँ पर आपको सारी बातें ध्यान रखनी है। अब हमको इसमें एक शुद्धिकरण का प्रोसेस और भी है, ठीक है। इस शुद्धिकरण के प्रोसेस में हमको तीन मेथड देखें, एक अपवन, दूसरा देखा हमको वैद्युत अपवन, और तीसरा हमको देखा अति सूक्ष्म निस्संदन। तो आप इसमें से कोई पॉइंट नोट करना चाहें, नोट कर लो फटाफट जल्दी से, ठीक है। तो इसमें कोई खास बात लिखी नहीं है। चलो, अब आते हैं कोलोइड विलयन के शुद्धिकरण। अच्छा, शुद्धिकरण करने की जरूरत है, कोलोइड का आपने निर्माण तो कर लिया, कोलोइड को आपने बना तो दिया, कोलोइड को आपने बना तो दिया, लेकिन कोलोइड को बनाने के दौरान कई बार क्या होती है, अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती है, उसमें गंदगी आती है। जैसे मान लो मार्केट से आप कोई सामान लेकर गए, अब कई बार आप बोलते हो ना कि मार्केट से जो घी लेकर गए उसमें मिलावट है, उसमें अशुद्धि, घी प्योर नहीं है। तो भैया इसमें भी ऐसे होता है, कोलोइड का जब निर्माण करते हो ना तो उसमें अशुद्धियां उत्पन्न हो जाती है। आपने विद्युत अपघट्य की मान लो ज्यादा मात्रा मिला दी तो भैया वो विद्युत अपघट्य क्या कहलाएगा, अशुद्धि कहलाएगा। तो बस यहाँ पे वही कोलोइड बनाते समय अगर आपने ज्यादा विद्युत अपघट्य मिला दिया, अतिरिक्त मात्रा मिला दी, या मान लो कुछ अन्य विलय ज्यादा मात्रा में उपस्थित है या अनचाहे विलय उपस्थित, वो सब अशुद्धि होती है। विद्युत अपघट्य की आंशिक मात्रा में उपस्थिति कोलोइड विलयन के स्थायित्व के लिए आवश्यक है, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा अगर होगी तो कोलोइड को स्तंभित भी कर देगी। ध्यान रखना, विद्युत अपघट्य की थोड़ी सी मात्रा होगी, सीमित मात्रा होगी तो वो तो कोलोइड का स्थायित्व करेगी, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा होगी ना तो भैया वो कोलोइड को स्तंभित भी कर देगी। तो इसलिए यह आवश्यक है
कि कोलोइडों का स्कंदन ना हो जाए, कोलोइडों का फिर से अवक्षेपण ना हो जाए। अवक्षेपण को रोकने के लिए हमको जो एक्स्ट्रा विद्युत अपघट्य जो उसमें मिल चुका है, अशुद्धियां जो हमारे कोलोइड में मिली हुई, इसको अलग करना होगा। तो इनको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। तो अशुद्धियों को आवश्यक सीमा तक कम करने के लिए प्रयुक्त प्रक्रम को शुद्धिकरण बोलते हैं। अब इसमें सबसे पहला है अपवहन। क्या है भैया, अपवहन। अब अपवहन की प्रक्रिया कैसे होती है, यह एक उपयुक्त झिल्ली द्वारा अपवहन करके कोलोइड विलीन से घुले हुए पदार्थों को निकालने का प्रक्रम है। इसमें एक मेम्ब्रेन का इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपको पता है जानतर झिल्ली। जानतर झिल्ली क्या करती है, विलायक के कणों को जाने देती है, विलयन के कणों को नहीं जाने देती। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, एक उपयुक्त झिल्ली का उपयोग करते हैं। क्योंकि वास्तविक विलयन के कण, वास्तविक विलयन विलयन के कणों का आकार कितना था, 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा। वास्तविक विलयन के कण क्योंकि बहुत छोटे आकार के होते हैं, इसलिए जानतर झिल्ली, पार्चमेंट पेपर और सेलोफोन शीट से निकल जाता है। पार्चमेंट पेपर समझते हो ना, पार्चमेंट पेपर वो A4 साइज के पेपर आते हैं ना, व्हाइटिश कलर के, वो पार्चमेंट पेपर। और सेलोफोन शीट जो मेहंदी के कोण बनाए जाते हैं, मेहंदी के कोण जिसमें मेहंदी जिस कोण में भरी जाती है, जिस प्लास्टिक के पेपर में, वो सेलोफोन शीट। तो बहुत सारे विलय ऐसे हैं जो कि जानतर झिल्ली, पार्चमेंट पेपर, सेलोफोन शीट से निकल जाते हैं, परंतु कोलोइड के कण नहीं निकल पाते क्योंकि कोलोइड के कण बड़े होते हैं। तो अब मान लो आपको मैंने एक ऐसा पेपर दे दिया जिसके छिद्र बहुत छोटे, तो उसमें विलय तो निकल जाएगा, लेकिन कोलोइड बड़े आकार का है, इसलिए छिद्र में से नहीं निकल पाएगा। ठीक है, अतः झिल्ली को अपवहन में प्रक्रिया, इसलिए हम यहाँ पर इस अपवहन वाली, ये झिल्ली है बेटा, ये पूरी झिल्ली है। इस झिल्ली के जो छिद्र होते हैं ना, इस झिल्ली में यहाँ पे छिद्र बने होते हैं, ये छिद्र इतने छोटे होते हैं भैया, इस झिल्ली में क्या होते हैं, छिद्र होते हैं। ये छिद्र इतने छोटे होते हैं कि मैंने बोला ना कि भैया वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन के जो बहुत छोटे कण उनको तो आर पार जाने देंगे, लेकिन कोलोइड के कण बड़े हैं, ये कोलोइड के बड़े कण यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। तो हम तो ये चाहते हैं भैया, अगर हमको शुद्धिकरण करना है तो कोलोइड में उपस्थित जितने भी विलय के कण हैं वो बाहर निकल जाए और कोलोइड अंदर बना हुआ है। तो बस वही होता है यहाँ पे। ठीक है, इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त उपकरण को अपोहक कहते हैं। तो भैया ऐसा करने के लिए यहाँ पर जिस झिल्ली का इस्तेमाल किया गया ना, इस झिल्ली को हम बोलते हैं अपोहक झिल्ली। कोलोइड विलयन से भरा हुआ एक उपयुक्त झिल्ली का वेग एक पात्र में लटकाया जाता है, जिसमें से होकर के जल निरंतर बहता है। अब हम क्या करेंगे, जिस भी कोलोइड का शुद्धिकरण करना है उस कोलोइड को अपोहक झिल्ली में डालेंगे, यहाँ से लगातार हम क्या प्रवाहित करेंगे, जल प्रवाहित करेंगे। जल का फोर्स लगेगा तो अंदर जितनी भी अशुद्धियां हैं, जितने भी विलय हैं, वो यहाँ के छिद्रों से, ये छिद्र है, छिद्र से बाहर आ जाएंगे, लेकिन कोलोइड वैसा का वैसा रहेगा। इस तरह से हम कोलोइड को शुद्धिकृत कर सकते हैं। अणु या आयन झिल्ली में से विस्तृत होकर के बाहरी जल में आ जाते हैं, हम शुद्ध कोलोइड विलयन शेष ले जाते हैं। ये भैया अपवहन। दूसरा है विद्युत अपवहन। विद्युत अपवहन बहुत ही आसान है। अपवहन की प्रक्रिया बहुत धीमी गति से होती है। अपवहन की प्रक्रिया को तेज गति से करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, विद्युत अपवहन का। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एनोड और कैथोड लगाते हैं, हम यहाँ पर इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड लगा करके हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित होकर क्या होगा, अंदर जितने भी विलय के प्लस वाले आवेशित कण हैं वो जाएंगे किसकी तरफ, माइनस की तरफ। माइनस वाले कण जाएंगे प्लस की तरफ और प्लस वाले कण जाएंगे माइनस वाले कण जाएंगे प्लस की ओर। तो जैसे आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अंदर जितने भी आवेशित आयन है वो आवेशित आयन माइनस वाले आयन प्लस की हो जाएंगे और प्लस वाले आयन माइनस की हो जाएंगे। स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो ये जल्दी जल्दी अपवहन होगा। तो या ये जो अपवहन की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, इस स्पीड को बढ़ाने के लिए हम विद्युत अपवहन करते हैं। विद्युत धारा द्वारा हम अपवहन की प्रक्रिया को तेज करते हैं। तो विद्युत क्षेत्र लगा करके अपवहन की प्रक्रिया करने को हम विद्युत अपवहन बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है अति सूक्ष्म निस्यंदन। क्या, अति सूक्ष्म निस्यंदन। तो यहाँ से हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। अब कोलोइड में भैया दो ही टॉपिक बचे हैं, अति सूक्ष्म निस्यंदन शुद्धिकरण के अंदर, और इसके बाद है कोलोइड की प्रॉपर्टीज। ठीक है, आते हैं पहले क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर 1, उत्प्रेरक रिएक्शन की दर को बढ़ाता है, उत्प्रेरक जो होता है रिएक्शन की दर को बढ़ाता है कैसे, सक्रिय ऊर्जा को कम करके, बढ़ा करके, कोई परिवर्तन नहीं और नन। चलिए सेकंड क्वेश्चन कहते हैं, अग्नाशय में उपस्थित एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ता है वो कौन सा, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, जाइमेज और कोई नहीं। चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पे। रिएक्शन की दर को बढ़ाता है उत्प्रेरक कैसे, आपको बताया सक्रिय ऊर्जा को क्या करता है, कम करके बढ़ाता है। अग्नाशय में उपस्थित एंजाइम कौन सा है, ट्रिप्सिन। कौन सा भैया, ट्रिप्सिन। चलो तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कोलोइड के बारे में, उनके निर्माण की विधि, कुछ शुद्धिकरण के प्रोसेस देखे, एक शुद्धिकरण अति सूक्ष्म निस्यंदन बचा उसको अगली क्लास में देखेंगे। फाइनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा और अगली क्लास में हम कोलोइड की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा कोलोइड नेक्स्ट लेक्चर में फिनिश हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।